कि मान लीजिए कोई जज ऑफ हाई कोर्ट अगर टेम्परेली एब्सेंट है या अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, तो उनके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं कोई। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है। इसमें भी 3 क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और सबका अपना अपना अधिकार है यहाँ पे लोगों को पनिश करने का। क्या हाल चाल, कैसे सभी बच्चे आए हो? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी आपके अपने प्यारे प्यारे चैनल आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और दोस्तों पेश खिदमत है आप सभी बच्चों के लिए एक और बेहतरीन सा माइंड मैप का टॉपिक, यानी वही 15-20 मिनट जिसके अंदर हम लोग करते हैं क्विक रिकॉल अपने टॉपिक्स का, जिससे कि बच्चे यार एग्जाम टाइम पे ना किसी ऐसे वीडियो को रेफर कर पाए जिससे उनके दिमाग का बत्ती जो है इंस्टेंटली यहाँ पे जल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे बत्ती लगा हुआ है ना, तो यही वाला बत्ती जो है ना इंस्टेंटली ऐसा जल जाए और अपने एग्जाम के अंदर आप एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंट होके जाओ। बिकॉज यार एग्जाम टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप 1-1 घंटे का 1.5 घंटे का चैप्टर वहां पे पढ़ो, ठीक है, 2-2 घंटे का वन शॉट वीडियोस देखो। तो वहां पे आपको चाहिए कुछ क्विक एंड क्रिस्प, बिकॉज आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। तो वहां पे काम आता है हमारे ये प्यारे प्यारे माइंड मैप्स और इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा बच्चे, इन नोट्स को आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप कॉपी बनाइए, इन नोट्स को आप बड़ी आसानी से पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मिल ही जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड करके एक पीडीएफ लाइब्रेरी बना लीजिए अपनी बढ़िया ऑनलाइन अपने फोन वगैरह के अंदर, जिसपे भी आप ये देख रहे हो वीडियो, है ना, एंड इट विल बी इजियर फॉर यू। तो आप फटाफट से उससे पढ़ते जाओगे, आपका रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आज के सिलसिले में आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट्स अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ठीक है। तो आपको याद होगा बेटा, हमने टॉपिक किया था सुप्रीम कोर्ट्स, है ना, और सुप्रीम कोर्ट्स की बात अगर आप देखोगे तो सेकंड लेवल्स पे या थर्ड लेवल्स पे जो कोर्ट्स आते हैं वो आपके जनरली हाई कोर्ट्स कहलाते हैं या फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी उनसे छोटे कोर्ट्स कहलाते हैं। चलो तो इसी बात पे जो है काम करते हैं जल्दी से। भैया अपने प्रेजेंटर को लगा लेता हूं मैं यहाँ पे, कहां पे, स्क्रीन के अंदर, ताकि भाई जो टाइम अपना काफी ज्यादा सेव होता रहे। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट से बात करेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे, है ना, एंड हम लोग क्या करने वाले हैं आज, द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। चलो तो नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं हमारे हाई कोर्ट की। देखिए तो हमारे जो भारत का संविधान है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो आप कह सकते हैं बच्चे प्रोवाइड करता है दैट इज हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है यार कि मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक हाई कोर्ट होता है कम से कम 2 स्टेट्स का या यूटीज का मिला करके, राइट। ये डिपेंड करता है एरिया और पॉपुलेशन के ऊपर, किसी स्टेट और यूटी का पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, एरिया कितना है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कम है तो उस केसेस में कई बार क्या होता है 2 स्टेट्स या 2 यूटीज का मिला करके एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। अगर हम जनरली देखें तो लगभग 21 हाई कोर्ट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं भारत में। दिल्ली एक अकेला ऐसा यूटी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। चीफ जस्टिस होते हैं हमारे पास, अदर जजेस होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा एक चीफ जस्टिस होता है यार। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादातर लिंक्ड है हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम से। प्लस जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, वो भी काफी हद तक बेटा लिंक्ड होते हैं इस पूरे सिस्टम से, राइट। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो सुप्रीम मतलब सुप्रीम पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं, सारे पूरे सिस्टम को यहाँ पे लिंक करके देखते हैं, राइट। चलिए अब प्रेसिडेंट यहाँ पे एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, 2 साल के लगभग मैक्सिमम टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ एडिशनल जजेस यहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देख सकते हो कि मान लीजिए कोई जज ऑफ हाई कोर्ट अगर टेम्परेरी एब्सेंट है या अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, तो उनके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, कोई एक्टिंग जज को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है जो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे ड्यूटीज को निभाएगा। फिर अगर हम बात करें कि आपको क्या करना पड़ेगा हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, नंबर 1 भारत का सिटीजन होना चाहिए, 62 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव अ जुडिशियल ऑफिस, आपने जो है लगभग 10 साल जो है किसी ना किसी जुडिशियल पोस्ट पे काम किया होना चाहिए। एंड लगभग अगर आप देखोगे तो आप हाई कोर्ट के लगभग 10 साल तक एडवोकेट भी रहते होने चाहिए। तो दीज आर द बेसिक प्रोविजंस। अगर इनमें से कोई आपके जो क्राइटेरिया है बेटा वो फुलफिल हो जा रहे हैं तो आप यहाँ पे हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑब्वियसली बात है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपॉइंट करता है ना विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट, एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां पे ये जो इंडिया वाला रेफरेंस आ रहा है बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट आ रहा है, इस बात को समझिएगा। हम पूरे देश वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग फिलहाल हाई कोर्ट के रेफरेंस में इसको रेफर कर रहे हैं फ्रेज के तरीके। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति करते हैं भारत के, किसके कंसल्टेशन के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और जो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। तो यहाँ पे जो फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है बेटा किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, हाई कोर्ट वाले डोमेन को, ठीक है। तो इसको इससे जोड़ के देखिएगा, ओवरऑल जोड़ के मत देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बाकी जो जजेस होते हैं आपके हाई कोर्ट के, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसके साथ, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, है ना,
और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं बेटा उनके साथ मिल करके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन केस ऑफ इंडिया की जगह जो है ना आप इसको हाई कोर्ट रेफर करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसको किसके मदद से अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफिशियली अपॉइंट करते हैं, बट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। बाकी जो जजेस होते हैं बेटा हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, अगेन किसके कंसल्टेशन के साथ? चीफ जस्टिस आपके हाई कोर्ट है उनके कंसल्टेशन और हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। ठीक है, चल अब अगर आप देखोगे सर्विस कंडीशंस बहुत सिंपल है कि अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं हमारे जितने भी जजेस होते हैं, हमारा हाई कोर्ट होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें रिटायरमेंट, रिमूवल और ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो एक जज को ऑफ द हाई कोर्ट आप मान लीजिए 62 साल तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं। 62 ईयर्स अगर आप देखोगे तो उनका रिटायरमेंट एजेस है। ठीक है, जब आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक जज यहाँ पे रिटायर कर जाता है तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के अंदर जहां पे इसने सर्व नहीं किया एज अ जज वहां पे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है। ये प्रेसिडेंट को इन राइटिंग भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है। अच्छा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। हमने पढ़ा ही था। ठीक है, इन द ऑन द प्रूवन बिहेवियर ऑफ, आप मान लीजिए दैट इज वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इंपीच किया जा सकता था वहां पे चीफ जस्टिस वगैरह को। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखोगे तो जब भी कभी इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है, राइट, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, यानी जजेस को अपने पोजीशन से हटाने के लिए, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, राइट। तो अब मान लीजिए जब कभी भी इंपीचमेंट का प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली बात है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद जो है उस इंपीचमेंट डिसीजन को 2/3 मेजोरिटी से पास करना जरूरी है। अब अगर आप देखोगे जस्टिस सौमित सेन जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको वो पहले ऐसे जज थे भारत के अंदर जिनको इंपीचमेंट के लिए ट्राई किया गया था। हालांकि जो प्रोसेस था इंपीचमेंट का पहले पास हो गया था इनके अगेंस्ट राज्यसभा में, लेकिन इससे पहले बाकी हाउस में पास होता है, इन्होंने खुद ही यहाँ पे रिजाइन सबमिट कर दिया। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम लोग यहाँ पे हमारे जजेस को हटा सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफ द जजेस इन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड कर सकता है ट्रांसफर ऑफ द जजेस आफ्टर कंसल्टिंग 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और एक बार अगर ट्रांसफर हो गए तो जज यहाँ पे जो है जितने भी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस होते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सैलरी जो भी ट्रांसफर अलाउंसेस और भी बेनिफिट्स होते हैं उनको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, सैलरीज की बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो बाकी जजेस हैं, इनकी एक मंथली सैलरी होती है जिसको पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अच्छी होती है यार, काफी बढ़िया होती है। सैलरीज एंड जो बेनिफिट्स है बेटा यहाँ पे सैलरीज एंड अलाउंसेस है किसके? जजेस के। इनको आप चेंज या फिर यहाँ पे बदल नहीं सकते सिर्फ उनको डिसएडवांटेज कॉज करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो। जजेस अपनी सैलरीज कहां से निकालते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसको डेफिनेट सी बात है बच्चों मतलब इसको मतलब अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है इसके अंदर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट मिल करके इनकी जजेस एंड बेनिफिट्स सैलरीज एंड बेनिफिट्स को डिसाइड करेगा। उन सैलरीज एंड बेनिफिट्स को उनका टेन्योर वाला पार्ट है, जब तक ये लोग काम करते हैं बेटा तब तक इनको दिया जाता है। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि पार्लियामेंट ये चाहे कि अपने किसी जज को डिसएडवांटेज पहुंचाने के लिए या फिर उसका नुकसान करने के लिए या फिर सैलरीज बदल दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सैलरीज एंड बेनिफिट्स बेटा तब चेंज होंगे जब कोई खतरनाक फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के ऊपर आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो नंबर 1 सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वो मैटर्स पे लॉज बनाना, कानून बनाना जो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट में ही निकले हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रिफर्स टू पावर ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग केसेस, जो कि सबसे पहले हाई कोर्ट में ही जनरेट हुए हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 ऐसे केसेस जहां पे स्टेट के रेवेन्यूज एंड कलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा है। ऐसे केसेस जहां पे विल यानी जो जायदाद जमीन का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, इसको वसीयत कहते हैं, डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, कंपनी लॉस हो गया, कोर्ट का ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट का बेइज्जती करना हो गया, ऐसे केसेस के साथ डील किया जा सकता है इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। हाई कोर्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली लॉ कर सकता है। ठीक है, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट के तरीके आप देखोगे वो केसेस को भी हेयर कर सकता है जहां फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर बेटा हाई कोर्ट यहां पे कई सारे ऐसे केसेस डील कर सकता है जिसमें इलेक्शन पिटीशन डाली गई है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स है टू द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, अगर वो गलत तरीके से हुआ है और किसी ने उसको चैलेंज किया है तो ऐसे भी बेटा केसेस को यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट हेयर करता है। अपीलेट मतलब ऑब्वियसली बात है अपील्स को हेयर करना। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट के अंदर कोई चीज सही नहीं हुई तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो जाकर के। तो देखिए नंबर 1 कौन कौन से केसेस यहाँ पे अपील किए जा सकते हैं? ऐसे सिविल केसेस जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा डिसाइड किया गया था, ठीक है, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको आप हाई कोर्ट के सामने ला सकते हो बाय एन अपील। कि मान लीजिए आपका जो लोअर कोर्ट था उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, उस मैटर को रेफर कर सकते हो टू द हायर कोर्ट। सेकंड, सिविल केसेस के अंदर, सिविल मतलब जो सिविलियन से रिलेटेड होते हैं, ओनली दोज विच आर कंसर्न विद लैंड रेवेन्यूज। ठीक है,
ऐसे केसेस जहां लैंड रेवेन्यूज का मुद्दा है, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो बाकी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं ना, या जो लोअर कोर्ट्स है आपके, वहां पे इंजस्टिस हुआ है, तो ऐसे मुद्दे भी आप यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने ला सकते हो। क्रिमिनल केसेस जहां पे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन वर्क करता है, उसमें 3 कंडीशंस है। नंबर 1, ऐसे क्रिमिनल केसेस के अंदर आप अपील्स तब कर सकते हो हाई कोर्ट में अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज, जब सेंटेंस ऑफ इंप्रीजमेंट 7 ईयर से ज्यादा हो। मान लीजिए जो आपका लोअर कोर्ट था, आपका सेशन जज का कोर्ट था, उसने 7 साल से ज्यादा की सजा दे दी, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, जहां पे सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट 4 ईयर से ज्यादा दे दिया गया। मान लीजिए भाई जो लोअर लेवल में बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए असिस्टेंट सेशन जज और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत थी, उसने 4 साल से ज्यादा सजा सुना दी यहाँ पे मुजरिम को, तो ऐसे केस में अभी आप अपील लेकर के जा सकते हो हाई कोर्ट के पास। अपील्स तभी मतलब आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपील्स तब भी आप मेक कर सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट व्हेन ऑर्डर ऑफ अक्विटल इज पास बाय अ सेशन जज। मान लीजिए कोई अपराधी था और गलती वहां पे लोअर कोर्ट के अंदर सेशन जज के पास जो है वहां पे उसका अपराध प्रूव नहीं हो पाया, लेट्स से, है ना, तो उसको एक्विट कर दिया। एक्विट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, छोड़ देना। लेकिन आपको पता है कि यार वो कल्प्रिट है, वो क्रिमिनल है, उसने गलत तरीके से ये चीज हासिल की है, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे अपील कर सकते हो जाकर के हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नीड्स टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ द डेथ पास बाय द लोअर कोर्ट। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने कोई किसी को सजाए मौत दे दिया, फांसी की सजा सुना दी, तो वहां पे भी आप अपील कर सकते हैं जाके हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट फिर उस बात को हियर करता है, लिसन करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी की बात करें तो बच्चा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लीगल एडवाइस सीख कर सकती है हाई कोर्ट से ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ऑफ लॉ, ठीक है। हाउएवर अगर आप देखोगे ये एडवाइस मैंडेटरी नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसका मानना ना मानना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, हाई कोर्ट क्या कर सकता है बेटा, किसी भी केस के रिकॉर्ड को यहाँ पे मांग सकता है, ठीक है। जो मान लीजिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी केस को डिसाइड किया, तो उसके पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। ये तब होता है जब हाई कोर्ट को ये लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने यहाँ पे जो केस डिसाइड किया है वो डेफिनेट सी बात है उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है हाई कोर्ट क्या करेगा, उस लोअर कोर्ट से अपने हाथ में ले लेगा केस। सो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, डिसीजंस को यहाँ पे रिव्यू कर सकता है, राइट। और इसी को हम कहते हैं रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिर अगर आप देखोगे ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल होता है ऐसे केसेस में जहां पे इनजस्टिस किया गया है ना, और अगर आप देखोगे जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको वायलेट किया गया और खतरनाक लेवल की एरर हुई है लोअर कोर्ट्स के अंदर, तो ऐसे केसेस में कंप्लीट कोर्ट का जो केस है वो लोअर कोर्ट से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपके हाई कोर्ट्स के अंदर, और हाई कोर्ट्स उस पर क्या करेगा बेटा, फिर यहाँ पे डिसीजन लेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नाउ अब जुडिशियल रिव्यू देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है बेटा कि हाई कोर्ट किसी भी लॉ को यहाँ पे जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया है, लेट्स से कि आपकी जो मतलब जो स्टेट की असेंबली उसने पास किया, विधानसभा वगैरह ने, और अगर वो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो ऐसे लॉस को यहाँ पे खारिज किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। खारिज करना मतलब इनवैलिड बना देना, राइट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट भी जो बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, बिकॉज जितने भी डिसीजंस यहाँ पे दिए जाते हैं वो सारे के सारे प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द लोअर कोर्ट्स। एंड हाई कोर्ट यहाँ पे किसी इंसान को पनिश भी कर सकता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की बेइज्जती करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात, अदर फंक्शंस की बात करें दोस्तों, तो हाई कोर्ट क्या करता है बेटा, यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के फंक्शंस को काफी ज्यादा सुपरवाइज करता है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल्स मतलब छोटे कोर्ट्स आप मान लीजिए जहां पे क्विक सजा दी जाती है, क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जिसके अथॉरिटी के अंदर आपके ट्रिब्यूनल्स या फिर लोअर कोर्ट्स आ रहे हैं, तो उनके फंक्शन को सुपरवाइज करना इसकी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन अगर आप देखोगे बाय द गवर्नर्स, ठीक है, ये तभी किया जाता है जब वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं। फिर जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है बेटा, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को आप यूपीपीएससी मतलब उत्तर, हर एक स्टेट का अपना होता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, मध्य प्रदेश का एमपीएससी है ना, तो ऐसे से करके हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अगर मान लीजिए जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है ना, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, उनसे कंसल्ट किया जाता है बाय द गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग एनी पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि अगर जुडिशियल सर्विस में किसी इंसान को अपॉइंट करना है तो गवर्नर क्या करता है, पहले हाई कोर्ट के जजेस से और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग होते हैं उनसे यहाँ पे कंसल्टेशन करता है, तभी इंसान को किसी को अपॉइंट किया जाता है, राइट। इंडिपेंडेंस कैसे होते हैं, देखिए नंबर 1, सैलरीज एंड अलाउंसेस जजेस की जो है रिड्यूस नहीं की जा सकती उनको डिसएडवांटेज पहुंचाने के लिए। कोई भी डिस्कशंस उनके डिसीजंस के रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता, ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ पे किसी इंसान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की बेइज्जती करने के लिए, कोर्ट को अनसुना करने के लिए बेटा पनिश भी कर सकती है, राइट। चलिए अब अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है थोड़ा सा लोअर कोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे भारत के अंदर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा यूनिफॉर्म है, काफी ज्यादा एक जैसा है थ्रू आउट द कंट्री, है ना। हर एक स्टेट को अगर आप दिखाओगे देखोगे तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ना, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है बेटा, जिसको यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट जज ओवरलुक करता है। तो अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर सिविल कोर्ट्स हैं जहां पे आम जो मुद्दे होते हैं ना, जमीन जायदाद, डिवोर्स वगैरह, ये सब डिस्कस होता है। फिर अपने कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स है जहां पे क्रिमिनल केसेस डिस्कस होते हैं। फिर अपने रेवेन्यू से रिलेटेड कोर्ट्स हैं
तो ये इस तरीके की आपको अदालतें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो अदालतें होती है आपकी बेटा, ये कहलाती है सबऑर्डिनेट या फिर लोअर कोर्ट्स, राइट। नंबर 1, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, और ये अगर आप देखोगे इसके पास पावर होती है दोनों सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने की। एक जज जो सिविल केस को डिसाइड करता है बेटा, उसको कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एंड जो जज बेटा यहाँ पे क्रिमिनल केसेस को ओवरलुक करता है वो कहलाता है सेशंस जज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि जो सिविल केसेस की हेयरिंग करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जज, और जो क्रिमिनल केसेस को लिसन करता है वो कहलाता है सेशन जज, ठीक है। चलिए, तो अपील अगेंस्ट द डिसीजंस मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला सुनाया, आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए आपने रेवेन्यू रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो रेवेन्यू रिलेटेड कोई मुद्दे में आपके डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला सुना दिया, आप उससे सहमत नहीं हो, और अगर उस मुद्दे का टोटल वैल्यू अगर मनी में निकालें 5,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो टोटल वैल्यू पे केस लड़ा जा रहा है, तो अब डेफिनेट सी बात है उसको लेकर के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, राइट। अ पर्सन डिजायरिंग टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव बीन एन एडवोकेट। देखो बहुत सिंपल है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो सबसे पहले आपको एक लॉयर होना पड़ेगा, एडवोकेट होना पड़ेगा कम से कम 7 साल के अंदर, ठीक है, 7 साल तक के लिए किसी भी यूनियन जुडिशियल सर्विसेज में या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। तो दैट्स वेरी मैंडेटरी, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो 7 साल का एक्सपीरियंस एज ए लॉयर आपको किसी भी ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आपको चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कभी कभी एज ए डिप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी एक्ट करता है, और इस कैपेसिटी की बात करें मतलब इस अथॉरिटी पे रहते हुए ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और रेवेन्यूज के कलेक्शन को ओवरलुक करता है, ठीक है। चलिए, कोर्ट ऑफ द सिविल जज, अगर हम बात करें जो सिविल जज का जो कोर्ट है बेटा, ये ऐसे केसेस को हियर करता है जहां पे मनी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने रुपए से कितने रुपए तक लेकर के, लगभग 2,000 से 5,000 रुपए तक लेकर के, ठीक है। सो अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट आपको अगर अपील करनी है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज को यहां अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका मुंसिफ कोर्ट। तो मुंसिफ कोर्ट क्या होता है बेटा, ऐसे सिविल केसेस से डील करता है जहां पे आपका जो टोटल वैल्यू है केस का वो आपका 2,000 रुपए से कम है, मतलब ऐसा कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जिसका वैल्यू 2,000 से कम है उसको आप लेकर के मुंसिफ कोर्ट में जाओगे, ठीक है। आपको मुंसिफ कोर्ट के अगेंस्ट अपील करनी है तो आप सिविल जज के कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। चलिए नाउ, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो डिस्ट्रिक्ट जज अपने पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, सिविल केसेस के लिए, है ना। क्रिमिनल केस को हम सेशन जज कहते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके नीचे अपना सिविल जज आ गया, उसके नीचे अपना मुंसिफ आ गया, ठीक। तो सिविल जज ने कुछ गड़बड़ मामला डिसाइड किया, सिविल जज ने लेट्स से कोई आपको गलत डिसीजन दिया, तो आप डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मुंसिफ कोर्ट ने कुछ गलत डिसीजन दिया तो आप यहाँ पे सिविल जज को अप्रोच कर सकते हो। फिर इनसे भी छोटे कुछ कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो स्मॉलर कोर्ट्स जिनको आपके जूनियर मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे केसेस में जो मनी इन्वॉल्व होता है ना बहुत लेस होता है, हालांकि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। सो देयर कैन बी नो अपील, इनके डिसीजंस के अगेंस्ट कोई खास आप अपील कर नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब 1,000 रुपए तक का जो वैल्यू का मॉनिटरी केसेस हैं इनको स्मॉल कोर्ट्स दिल्ली के अंदर हेयर करते हैं। एंड मान लीजिए जिसमें 10,000 तक का आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मामला इन्वॉल्व है, तो आप देखोगे जो स्मॉल कोर्ट्स होते हैं मुंबई के उसको हेयर करते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कोर्ट्स आपके बहुत छोटे कोर्ट्स हैं, जूनियर मैजिस्ट्रेट्स इसको हैंडल करते हैं। 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के मामले आप देखेंगे, स्टेट टू सिटी काफी वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो ये लोग जैसे जनरली ऐसे मामलों पे सुनवाई करते हैं, ऐसे मामलों को डील करते हैं जहां पे मॉनिटरी वैल्यूज आपकी बहुत कम होती है, ठीक है, और इनके डिसीजंस के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, राइट। चलिए, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ मिलकर के। बाकी जितने भी जजेस होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है उसके थ्रू यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। अगर हम फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो फंक्शंस बहुत सिंपल है समझना कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है बेटा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैरी करते हैं, किस पे, सारे सिविल कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो बिकॉज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ी हाई अथॉरिटी माना जाता है इनको, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड है उनको यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर हम लोग लिसन करेंगे। अपील्स अगर आप देख सकते हो तो हायर कोर्ट्स में आप कर सकते हो। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ मुंसिफ कोर्ट हमने देखा था कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप कर सकते हैं, सिविल कोर्ट्स के अंदर आप कर सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो आपने कहां करनी पड़ेगी, आपके हाई कोर्ट्स के अंदर। तो एक पूरा सिस्टम है, मतलब आप ये मान लीजिए कि स्मॉल कोर्ट्स में सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, फिर अपना सिविल जज का कोर्ट है, फिर अपना मुंसिफ का कोर्ट है, फिर अपने स्मॉल कोर्ट्स है। तो बहुत सिंपल है कि मुंसिफ से प्रॉब्लम है तो सिविल में जाओगे, सिविल से प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, और डिस्ट्रिक्ट से भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कहां जा सकते हो, आप जा सकते हो सीधा हाई कोर्ट के अंदर। तो एक हायरार्की बनी हुई, एक सिस्टम बना हुआ है बेटा पूरा हमारे कोर्ट्स का, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट से हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो दोस्तों बच्चों क्रिमिनल कोर्ट्स की ऑब्वियस से बात है, तो अभी तक हमने सिविल कोर्ट्स की बात की, अब सिविल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें दोस्तों तो क्रिमिनल कोर्ट्स यहां पे डील करते हैं किससे, केसेस रिलेटेड टू मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, असॉल्ट, इन सब चीजों से रिलेटेड। क्रिमिनल कोर्ट्स को आप कई सारी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। नंबर 1 सेशन कोर्ट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट जज ओवरसी करता है, सेशन जज आप जिसको कह सकते हैं,
ठीक है। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पे लेस सीरियस ऑफेंसेस के साथ डील करता है और यहाँ पे लाइफ या डेथ सेंटेंस इनके पास देने का अथॉरिटी नहीं होता, ठीक है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ये ऐसे जो लेस सीरियस केसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सजा 3 साल तक की दे सकता है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ये कोर्ट जो है किसी इंसान को यहाँ पे लगभग मान लीजिए 2 साल की सजा सुना सकते हैं या फिर 1,000 रुपए तक का फाइन दे सकते हैं। कोर्ट ऑफ थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट ये कोर्ट आपके जो कॉरल्स या फिर दंगा फसाद हो जाते हैं ना थोड़े बहुत छोटे मोटे, उससे डील करते हैं। तो ऐसे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान को 1 महीने तक का जेल या फिर मान लीजिए 50 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। सो इंडिया के पास एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि लोअर कोर्ट्स की जो अपील है बेटा आप उसको हायर कोर्ट्स तक लेके जा सकते हो। तो क्रिमिनल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेशंस कोर्ट है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रिक्ट जज या फिर आप इसको सेशन जज कह सकते हैं, प्रिसाइड करता है, ये सबसे टॉप लेवल का है। इसके बाद आपका कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आता है, इसमें भी 3 क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और सबका अपना अपना अधिकार है यहाँ पे लोगों को पनिश करने का। फिर अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ रेवेन्यूज, तो कोर्ट ऑफ रेवेन्यूज डील करते हैं केसेस मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जमीन के जो विवाद होते हैं आपके वो सारे के सारे किसके आ जाते हैं आपके रेवेन्यू कोर्ट्स के पास। तो नंबर 1 पहला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, तो ये हाईएस्ट कोर्ट है बेटा ऐसे केसेस के अंदर किसी भी स्टेट में। तो यहाँ पे जितनी भी अपील्स होती है अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द रेवेन्यू कोर्ट्स, इसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल रेवेन्यू कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले रहा है उसके अगेंस्ट आपने अपील करनी है तो आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो, दैट इज टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज। फिर कमिश्नर कोर्ट आता है, कमिश्नर लुक आफ्टर करता है असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज को, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जमीनों का एक टैक्सेशन होता है, तो उसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे क्या क्या कैसे कलेक्ट करना है, ये जो है बेटा किसके काम है, ये काम है हमारे कमिश्नर्स कोर्ट का। कलेक्टर्स कोर्ट की बात करें तो इस कोर्ट को हेड करता है आपका डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद करता है कि आपके रेवेन्यूज को या फिर जो टैक्सेस हैं लैंड टैक्सेस उसको कलेक्ट करने में, ठीक है। तहसीलदार अगर आप देखेंगे तो इसका काम होता है डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, यानी रेवेन्यूज को कलेक्ट करना। नायब तहसीलदार की बात करें तो लोएस्ट कोर्ट होता है आपका, और ये ऐसे केसेस को यहाँ पे हेयर करता है जो कि अगेन किससे रिलेटेड है, आपके लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, या प्रॉपर्टी टैक्सेस से रिलेटेड है फ्रॉम द फार्मर्स। तो फार्मर्स से कई बार प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लिया जाता है, उससे रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो आप लेके जा सकते हो नायब तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास जिम्मेदारी क्या है, तहसीलदार क्या करेगा भैया, यहाँ पे डायरेक्टली रेवेन्यूज को कलेक्शन का काम करेगा। कलेक्टर का कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे बेटा, इसको ही लीड करता है डेप्यूटी कमिश्नर स्टेट का, और यहाँ पे ये मदद करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कि कैसे रेवेन्यूज को असेस करना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करना है और कैसे उसकी कलेक्शन होनी है। कमिश्नर जो है प्रॉपरली इस पूरे प्रोसेस को जो नीचे चल रहा है इसको ओवरलुक करेगा। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हाईएस्ट कोर्ट है पूरे सिस्टम के अंदर, जहां पे आप किसी भी नीचे मतलब ये जो कोर्ट है इनके द्वारा गए डिसीजन से अगर आप सहमत नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा अग्री नहीं करते तो आप यहाँ अप्रोच कर सकते हैं टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। चलिए अब लेट्स कम टू वेरी सिंपल, दैट इज लोक अदालत। तो लोक अदालत बेटा बिल्कुल आखिरी है अपना। लेट्स कम टू व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब होता है बेटा द कोर्ट ऑफ द पीपल, जिसको लोगों ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे लीगल हेल्प और क्विक जस्टिस देने के लिए बेटा बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लोग लॉयर्स नहीं ला सकते अपने बिहाफ पे, ना ही अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स का कॉस्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। तो अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोक अदालत का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लोक अदालत अगर आप देखोगे तो लोगों की अदालत है। तो जनरली एक नॉर्मल कोर्ट में जब आप जाते हो तो आपको लॉयर चाहिए होता है, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो जो लोग इस सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर पाते ना, उनके लिए लोक अदालत लगाई जाती है। जो जजेस होते हैं लोक अदालत के बेसिकली काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। लोक अदालत अगर आप देखोगे तो इनको जो लीगल एड कमिटीज होती हैं आपकी ना, उनको बड़ा मदद करती हैं। और अगर आप देखोगे तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये लोग केस को सॉल्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो दे हेल्प टू जो अपोजिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराना, एक वर्कआउट करना, एक प्लान वर्कआउट करना, बेटा एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करवाना, यही इनका आप कह सकते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव है। पहला लोक अदालत दिल्ली में हुआ था 6 अक्टूबर 1985 को। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट जब पास किया गया 1987 में, तो इसने कहा डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप टाइम टू टाइम जो है ऐसी लोक अदालत को लगाइए। सिस्टम ऑफ लोक अदालत अभी इतना पॉपुलर बन चुका है कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आपके मान लीजिए टेलीफोन डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, इन्होंने कई सारी लोक अदालत लगाना स्टार्ट कर दी जिससे कि ऐसे केसेस को सॉल्व किया जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक सोशल जस्टिस यहाँ पे डेवलप होती है, राइट। फिर दूसरी बात है ऐसे कि कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कोर्ट तक नहीं भी ले जाओगे तो भी यार बहुत आसानी से जो है आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। और ऐसे केसेस में लोक अदालत एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिना ज्यादा पैसे वैसे खर्च के यहाँ पे केसेस को सॉल्व करवाने का। एडवांटेजेस क्या है देखिए लोक अदालत के, नंबर 1 हायर कोर्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, क्विक और सस्ता जस्टिस यहाँ पे मिल जाता है, अपोजिंग पार्टीज मिलकर के कॉम्प्रोमाइज ला सकती है जिससे कि एक अच्छा गुडविल बनता है लोगों के बीच में। और साथ ही साथ जो बैकलॉग्स होते हैं पुराने केसेस के, जैसे आपके चैप्टर्स के होते हैं, उनको जल्दी क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। चलो
अब अगर हम बात करें बच्चे, इसके अलावा कुछ फैमिली कोर्ट्स होते हैं जो फैमिली लॉज, फैमिली मुद्दों से डील करते हैं, ठीक है। सिटीज के अंदर ऐसे कई सारे फैमिली कोर्ट्स को ओपन किया गया है जिनका पॉपुलेशन लगभग 10 लाख से ज्यादा है। और अगर आप देखोगे बेटा, तो जितनी भी हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो यहाँ पे रिकमेंड करती हैं कि एटलीस्ट एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए हर एक सिटी के अंदर। तो फैमिली कोर्ट के अंदर फैमिली से रिलेटेड मुद्दे कई सारे डिस्कस होते हैं ना, फैमिली लॉज हो गए, अडॉप्शन से रिलेटेड बातें हो गई, मैरिज वगैरह हो गई, तो इससे रिलेटेड कई सारे मुद्दे यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, राइट बच्चा बाड़ी। चले, तो हमने क्या देखा कि यार भारत के अंदर एक तो हमने पहले पढ़ा था हमारा अपना बढ़िया वाला, दैट इज सुप्रीम कोर्ट सिस्टम, और फिर हमने पढ़ा आज हाई कोर्ट्स एंड हमारे वेरी इंपॉर्टेंट द लोअर कोर्ट सिस्टम। तो हाई कोर्ट अगर आप देखोगे तो जनरली क्या होता है, हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो दो छोटे स्टेट्स होते हैं की पॉपुलेशन कम है, तो उनका मिला करके भी कई बार क्या करते हैं हम लोग, एक सिंगल हाई कोर्ट बना देते हैं। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका खुद का एक हाई कोर्ट है, बिकॉज दिल्ली इज बिग और एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी, राइट। हाई कोर्ट्स के जो अधिकार होते हैं वे भी बच्चे वो बहुत ज्यादा मल्टीपल होते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल होते हैं, राइट। चले, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट्स के पास एक बड़ा स्पेशल पावर होता है कि लोअर कोर्ट्स अगर कुछ गलती करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उसको यहाँ पे आप हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हो, राइट। चलिए, अब आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने ये बताना है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है बच्चों यहाँ पे हाई कोर्ट का, यही अपने को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए, इसी के साथ बालकों ये वाले वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले वाले वीडियो में लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए बढ़िया सा डॉगी शाउट आउट, ठीक है। एंड विद दिस लेट्स एंड अप दिस पर्टिकुलर पाइन एम वाला वीडियो। उम्मीद है इस पिछले 20 मिनट के अंदर, 22 मिनट के अंदर आपने काफी कुछ सीखा होगा, ठीक है। चलिए, लगभग 25 मिनट हो गए आज, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक लंबा था, जिसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा। मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, स्टे अमेजिंग। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय।